हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों आज का, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण के बारे में। बच्चों यहां से जो क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में 2 नंबर का प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग के 2 गुण याद होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप लोग इसे क्लियर कर लेंगे 5 से 6 मिनट में। सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहा जाता है। देखो आप सबको पता है कि मान लीजिए कोई आवेश गति करता है, यानी त्वरित गति है, उसमें उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो उससे विद्युत क्षेत्र भी जनरेट होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होता है। इसके पहले आप चैप्टर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से आपने समझा है, देखा है बच्चों कि उसकी पुष्टि कैसे हुई, इसकी सारी खोज आप लोगों ने पढ़ ली है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कोई आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। अब इनका जो सम्मिलित रूप है, तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि ये जो आपका यदि कोई आवेश गति कर रहा होता है, त्वरित आवेश है, इलेक्ट्रॉन पथ में गमन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चिंगारी मतलब उत्पन्न कर रहा है, गैसों को आयनित कर रहा है, तो ये जो बच्चों आवेश के त्वरित गति होने के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत आगे गति करते हैं और इनके सम्मिलित रूप को एक तरंग का नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। बाद में हर्ट्ज साहब ने प्रयोग लाए, फिर जेसी बोस साहब ने लाए, मार्कोनी साहब ने और उसका विस्तृत अध्ययन किया। तो इनके प्रयोग के आधार पर अध्ययन थोड़ा सा देखने को मिलता है। हालांकि यहां पर मेरे पास प्रैक्टिकली है नहीं जिससे मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं कि कैसे तरंगे चलती है। ये अनुभव किया गया, जैसे प्रेसी से भेजा गया और संसूचक द्वारा प्राप्त किया गया। जैसे मान लीजिए आपको कोई फोन लगाता है, तो आप लोग देखते हैं कि यहां से 500 किलोमीटर दूर से भी कोई कॉल किया तो वो प्रेसी हो गया, भेजने वाला, और हमारा ये फोन रिसीव कर लेता है क्योंकि टावर लगा रहता है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के ही माध्यम से संभव है बच्चों। तो ये अनुभव किया जा सकता है, हम देख नहीं पाते हैं, बताओ तरंगों को देखते हैं लेकिन फिर भी हमारे फोन में क्या है, रिंग बजता है, फोन हम उठाते हैं। आज आप देखते हो कि सर्वर कितना हाई हो चुका है कि फोन आप लोग डाटा ऑन किए, डाटा चालू हो जाता है। तो ये तरंगे व्याप्त है, हर जगह तरंगे हैं। जहां पे तरंगे नहीं है वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं पाता है। ऐसे ही विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा मैक्सवेल साहब ने सबसे पहले बताया था। तो जब वो थे मैक्सवेल साहब, तब उनके इस सिद्धांत को किसी मानने वाले कोई नहीं थे, कोई मानने वाले तैयार नहीं थे। मान के चलते हैं ये आपका एक अक्ष हो गया और एक अक्ष ये हो गया और एक अक्ष ये हो गया, ठीक है। अब इस दिशा में तरंग संचरण कंपन करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपका ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, तो उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भी कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो फिर इसका नाम दिया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र, मान के चलता हूं ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र किस तरीके से होगा, विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा उल्टा रहेगा। विद्युत क्षेत्र को अलग तरीके से दर्शा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो सके। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन तरंगों को कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंग। किसके द्वारा कहा गया बच्चों, मैक्सवेल के द्वारा। बाद में इनकी, जैसे जब मैक्सवेल ने बताया तो इनका पुष्टि नहीं हुआ था, इनके परिकल्पना को कोई मानने वाले नहीं थे, उस समय सहमत नहीं थे, ठीक है। उन्होंने अपने परिकल्पना में बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन भाई साहब पे जब हर्ट्ज साहब आए, 1887 की बात है, 1865 में मैक्सवेल साहब ने पुष्टि उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बताया था कि भाई त्वरित यदि आवेश है तो उससे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उससे एक तरंग निर्मित होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे कहते हैं। लेकिन जब प्रयोग में हर्ट्ज ने अपना प्रयोग बताया, इसके पहले लेक्चर में हमने कराया था हर्ट्ज का प्रयोग, फिर हर्ट्ज के बाद जेसी बोस साहब ने उसको और 5 से 25 mm तरंगदैर्घ्य वाले को लगभग 20 मीटर तक भेजा। जो आपके हर्ट्ज साहब थे अपने प्रयोगशाला में 6 मीटर तक ये प्रयोग कर पाए थे। और फिर जेसी बोस साहब थे 5 mm के 25 mm तक की तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को 25 मीटर तक भेजने का काम किया। बाद में 1.5 किलोमीटर तक भेजने में सफल रहे, लेकिन बाद में उनका थोड़ा जो प्रयोग है बच्चों बड़े क्षेत्र में नहीं हो पाया। मार्कोनी साहब जब आए, इन्होंने फिर लंबी दूरी के लिए कई किलोमीटर दूर तक भेजने के लिए काम कर लिए। फिर धीरे धीरे उपकरण में भी बदलते गए। तो लेकिन जब आपको पता है कि पहली सीढ़ी मिल जाती है तो दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी में आसानी से मिल जाता है। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो तरंगे हैं ये विद्युत क्षेत्र
और चुंबकीय क्षेत्र का सम्मिलित रूप है और किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है बच्चों? त्वरित आवेश के द्वारा। तो गुण में आप लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग गतिमान आवेश या त्वरित आवेश के कंपन से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम आपको 2 विशेषताएं या 2 गुण याद रहना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे त्वरित आवेश है ना या दोलनीय आवेश से ही उत्पन्न होगी। दूसरा बच्चों, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों ने हर्ट्ज का प्रयोग देखा होगा। हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में बढ़िया सा एक संसूचक दूर रख दिया और जो अपना प्रेसी है उसको दूर रखा। 2 धातु के गोलों के बीच उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया तो भाई वहां पे चारों ओर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते ही है, साथ में वायु भी आयनित हो गए और धीरे धीरे कंपन करने लग गए, कंपन करके आगे बढ़ने लग गए, बाद में संसूचक से प्राप्त कर लिए। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गति करते रहते हैं और लगभग बच्चों इनका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और चूंकि इन तरंगों में ध्रुवण का गुण पाया जाता है, बाद में पुष्टि भी किए हर्ट्ज साहब ने कि ये ध्रुवण का गुण पाया जाता है, इसलिए उन्हीं तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं जिनमें ध्रुवण का गुण पाया जाता है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग में ध्रुवण के गुण पाए जाने के कारण ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तो ये भी है बच्चों, क्योंकि ये ध्रुवित होती हैं, ध्रुवण का गुण पाया जाता है, ये ध्रुवित होती है, एक गुण ये भी हो गया है ना, और ये अनुप्रस्थ तरंगी होती है, एक गुण ये भी हो गया। तो 3-4 गुण वैसे ही आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बन गया होगा भाई साहब। पहला जो गुण आपको तैयार करना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग आवेश गतिमान होगा, यानी त्वरित आवेश से उत्पन्न होगा या तो दोलनीय आवेश से उत्पन्न होगा। दूसरा, आप लोगों को यह पता हो गया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, आप लिखो कि ये तरंगें ध्रुवित होती हैं। चौथा लिख लो भैया इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। पांचवा आप लिख लो इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, बाकी ये जो तरंगें हैं व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण है ना, विवर्तन, ये सारा गुण प्रदर्शित करता है, ये गुण ही है। आगे चलकर आप पढ़ोगे परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह से टकराकर वापस आ जाना। अपवर्तन आप पढ़ोगे बच्चों कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए। विवर्तन किसी तीक्ष्ण धारदार कोर से टकरा करके मुड़ जाना। ठीक है, ये सारा चीज। ध्रुवण भी आगे आप पढ़ोगे। तो सब कुछ अगले चैप्टर नंबर जब 9 हम प्रकाशिकी को अध्ययन करेंगे, प्रकाशिकी में बहुत लंबा चैप्टर है बच्चों और उसमें बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, तब वहां पे आपको सारा चीज क्लियर करेंगे। परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है। ठीक है, इन तरंगों का रेखीय संवेग होता है बच्चों, है ना। ये तरंगे जिस सतह पर आपतित होती है उस सतह पर दाब आरोपित कर सकती है, याद रखना। मतलब जहां पे आपतित होगी तो दाब लगाएगी। ये चीजें, कई सारे इनके गुण हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ये तरंगे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में कोई आवेश नहीं होता, आवेश नहीं है। ये मत सोचना कि त्वरित आवेश उत्पन्न होता तो इसमें आवेश होगा। वही तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है जिसमें आवेश होगा, धन आयन होगा, है ना, या किरण आयन होगा। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ये उदासीन है, इसमें किसी प्रकार से आवेश नहीं रहते, इस कारण से ये किसी से भी विक्षेपित नहीं होते। ये सारा गुण आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड में फीड होना चाहिए। जितना आप इसको सुनोगे उतना अच्छे से याद होगा। और ये थ्योरी वाला पोर्शन है बच्चों, ये पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इसको समय देते हैं। जितना आप समय देंगे इसको उतना अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। बाकी आप लोग यदि नोट्स नहीं ले तो नोट्स जरूर ले लेना बच्चों। कांटेक्ट नंबर है 968529 क्योंकि नोट्स के बिना संभव नहीं है बेहतर तैयारी। 968529 शिव कोचिंग क्लासेस में मात्र बच्चों 100 रुपए में नोट्स दिया जाता है, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जैसा मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं। ओके, तो बेहतर तैयारी के लिए बेहतर नोट्स की तलाश होती है, जो कि शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। और जो मैंने गुण बताए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी नोट्स में अवेलेबल तो है ही। ओके बच्चों, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।